सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज का जो प्रोग्राम है वो करियर काउंसलिंग के लिए हमने रखा है। अच्छा, पहले तो इस मिथ पे बात कर लेते फाकिर भाई। आपको क्या लगता है कि जैसे किसी समाज में जैसे बोला जाता है कि तुम सिविल सर्वेंट बन जाओ तो पूरा समाज सुधर जाता है ना? उनको लगता है जैसे ना सिंघम उंगम पिक्चर देख के उनको लगता है सिस्टम ऐसे उखाड़ फेंकेंगे ये वो। तो इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा था, मैं हालांकि यहाँ से शुरुआत नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ से एक पहले जहन उनका बन जाए कि तुम जो है सिस्टम के हिस्सा बनने जा रहे हो। सिस्टम उखाड़ने उखाड़ने की ताकत, उखाड़ना शब्द थोड़ा सा निचले स्तर का शब्द है, लेकिन क्योंकि बच्चों को समझाना है तो उनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा लगता है ना उनको कि अगर हम बस ये आईपीएस बन गए और आईएएस बन गए तो बस अब सब कुछ जो है अब इनके अंडर में आ जाएगा। इस तरीके की भावना से इस पे थोड़ा सा आपको कमेंट चाह रहा, फिर मैं सवाल लेता हूँ। जी फाकिर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिविल सर्विस बोलते हैं। और जो इसके हैं मुलाजिम उसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं। तो सिविल सर्वेंट का अर्थ हुआ कि सिविल नौकर। सर्वेंट मतलब तो नौकर। तो ये समझना कि नौकर बन के आमूल चूल परिवर्तन ला देंगे, इंकलाब ला देंगे, सबसे बड़ी भूल है। आप नौकर हैं। आप सिर्फ अपने जीवन में एक चेंज ला सकते हैं कि पसमानदा हैं तो काफ़ी वेतन अच्छा मिलता है और कुछ पावर मिलता है। ये वो उसमें संभव है। यानी कि इनफरादी तौर पे तो निश्चित मैं मानता हूँ कि ये क्वांटम जंप होता है, एक इनकलाब आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, आपका रुतबा अचानक बढ़ जाता है। इससे मैं सहमत हूँ, मतलब इनफरादी व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन इज्तमाही या समाजी मुआशरे में आप तीन के बराबर भी कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। वो फालतू की बातें, आदर्शवादी। इससे मतलब बिल्कुल क्लियर कट, मतलब आप जान लीजिए कि वैसा कुछ नहीं होने जाने वाला है, बल्कि वो आपके ऐसे किसी भी चीज में बाधा ही बनेगा। कंडक्ट रूल इतना कड़ा है कि आप एक लेख तक नहीं लिख सकते हैं। लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं लिखते कहानियां। तो इतना कंडक्ट रूल कड़ा है कि हम अगर लिख दें, कुछ उसका सियासी मायने आ जाए तो मेरी नौकरी तक जा सकती है। तो बहुत बंधन भरा एक कैद है, कफस है। फाकिर भाई, हाँ, हम अगर शुरुआत। आप चाहते जी। हैं पर्सनल तो बेशक आपका पर्सनल विकास होगा, पावर मिलेगा। और आप और ये सोच के जा रहे हैं कि घुस कमाएंगे तो ये गलत है। एक मुसलमान होने के नाते ऐसी नीयत नहीं रखनी चाहिए। जी अच्छा, फाकिर भाई, मैं अब सवाल जो मेरी शुरुआत में चाह रहा हूँ, शुरुआत ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप पर्सनल लाइफ का थोड़ा जर्नी मतलब मोटिवेशन के लिए भी आ जाए, फिर वहीं से सवाल भी निकले कि आप कैसे, मतलब आप आईआईटीएन थे। आप जो है, आपकी जो आप ट्राइबल हैं, मतलब कि वन गुजर समाज से आते हैं, वहां से कैसे आपकी जर्नी हुई कश्मीर से, फिर आप शिवान। हालांकि हमने इस पे वीडियो बना रखा है, मैं पहले इन्फॉर्म भी कर दूं। हमने फाकिर भाई के जीवन दर्शन पे एक पूरा वीडियो था उनके स्ट्रगल के ऊपर, वो मैं लिंक में भी डाल दूंगा। लेकिन एक ब्रीफ में फाकिर भाई थोड़ा बताएं कि कैसे हुआ, फिर कैसे आईआईटी निकाली, फिर कैसे जो है 22 साल की उम्र में आप जो सिविल सर्वेंट बन गए। तो इसको ये एक मोटिवेशन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं। मैं आपको शुरू करता हूँ। ये मैंने लिखा भी है। एक तीसरा पक्ष मैगजीन है जिसके एक आईएएस ऑफिसर थे, संपादक असंग घोष जी। उसमें मैंने अपनी आत्मकथा, जिसको आप बीती भी बोलते हैं, मैंने अपनी आप बीती लिखी थी और बड़ी चर्चित हुई थी वो। क्योंकि ऐसी कहानियां बड़ी चर्चित होती हैं, रैग टू रिजाइन, ये गरीब थे अर्श से फर्श पे पहुंचने वाली। हालांकि मैं ऐसी कहानियों का समर्थक नहीं हूँ। और ये आप पढ़ भी सकते हैं। उसका उन्वान था आखिरी सबके हम सफर, कि जो भी हमारे हम सफर हैं, जो साथी हैं पसमानदा, उनके लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई हीरोगिरी और शख्सियत परस्ती में मैं विश्वास नहीं करता। सिर्फ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, ये गलत होता है। मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो हौसला नहीं हारना चाहिए। ये तो बात है ही कि कोई इतनी भी बड़ी जिंदगी नहीं है कि हम उसको पार ही ना पा सके। और ये तो सही है कि हौसला रख के अगर आदमी काम करे तो वो कर ले जाता है। और इस अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धि को मैं बहुत बड़ा नहीं मानता। ये मेहनत, ये मेरी सिफत नहीं है। कोई भी आदमी मेहनत करे। मैंने मेहनत किया, ठीक है। और किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता है। किस्मत से एक बार आप पास हो सकता है, बार बार नहीं। तो किस्मत में ज़्यादा यकीन नहीं रखना चाहिए। वो
1% एस्पिरेशन, 99% इंस्पिरेशन। तो पहली चीज कि मेहनत करें, कि आलसी नहीं बने। मैं तो थोड़ा आलसी हूँ, इसलिए मुझे नाकामयाबी भी मिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ कामयाब हुआ। तो नाकामयाबी का वाहिद वजह जो था, एकमात्र वजह था मेरा आलसीपन, दृढ़ सूत्रता। तो वो न करें। जो मेरे दोस्त थे वो बहुत हमसे भी बहुत अच्छा किए, जो मेहनती थे। तो सबसे पहली बात तो मेहनत करनी होती है। ये और कोई डिस्करेज करे, अगर बहुत आसमान में नहीं उड़ना चाहिए, जो आसमान में भी छेद हो सकता है वो गलत है, लेकिन बहुत डिमोरलाइज भी नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम या बुद्ध का कहना है, दरमियाना वो रखिए। जैसे बहुत पर्दा प्रथा भी मुझे पसंद नहीं है, बहुत नंगाई भी नहीं पसंद है। तो ये जो दरमियाना वाला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या बुद्ध बोलते हैं गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग, इसका मैं समर्थक हूँ। कि बहुत ही ज्यादा उत्साह में न जिए कि जो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कठिन होता है सिविल सर्विस वगैरह करना, लेकिन ये भी नहीं कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मुझे कहा गया कि जब मैंने आईआईटी का फॉर्म भरा, तो मुझे बहुत ताना दिया गया कि ये तो नाटक, मुझे बहुत अदब और साहित्य में रुचि थी, मैं कविता वगैरह लिखता था बचपन से। बोले कविता लिखने वाले इंजीनियरिंग कैसे करेगा? तो लोगों ने बोला कि आईआईटी बहुत बड़ी चीज है, तुम आईटीआई एक होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो फॉर्म भर दो। और मैंने भरा भी। लोगों ने हतोत्साहित कर दिया कि आईटीआई करो, आईटीआई हो जाए, यही बहुत बड़ी चीज है। तो लोग आपको भी बड़ा नीचा गिराएंगे कि आईटीआई करो, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने आईआईटी दिया और पास भी किया, और मेरे खुद पिता को यकीन नहीं हुआ। बोले कि जाके रिजल्ट दोबारा देख के आओ। तो मैं दोबारा, पहले रिजल्ट अखबारों में नहीं निकलता था, साइंस कॉलेज पटना के नोटिस बोर्ड पे निकला था, मैं देख के आया, तो वहां मेरा रिजल्ट था। तो ये जो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई आपको, लोग कई वजहें हो सकती हैं, डिमोरलाइज करने वाले लोग ज्यादा है। आपको डिमोरलाइज करेंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पिता गरीब हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कि गरीबी तो एक वजह है, लेकिन गरीबी के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, आदमी का हौसला इतना बड़ा चीज होता है, आदमी की हिम्मत इतनी बड़ी चीज होती है कि ये मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रियलिटी है। दशरथ माझी ने पहाड़ इधर से उधर कर दिया, ठीक है, ये तो एक रियलिटी है। दशरथ माझी एक रियल आदमी था। आप सीरी फार यहाँ से मत लीजिए, वो काल्पनिक कहानी हो सकती है, लेकिन दशरथ माझी तो एक रियलिटी है, जो पहाड़ को इधर से इधर कर दिया। तो इसलिए कोई डिमोरलाइज करे तो डिमोरलाइज मत होइए। मुझे भी लोग आईआईटी हम जब पास कर गए तो पूरे गांव में शोर मच गया कि ये कैसे पास हो गया, ये तो नाटक करता था, इसमें रहता था इप्टा में, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में। तो वैसा कुछ नहीं है। आपकी जो रुचि है कविता में, तो इसका मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बेशक कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि बहुत सलाहियत, पसमानदा की तरबियत बचपन से, जिसको चाइल्डहुड फॉर्मेशन बोलते हैं साइकोलॉजी में, ऐसी है कि और कहीं वो पास हो चाहे नहीं, इंजीनियरिंग का एग्जाम वो जरूर पास हो जाता है। आईआईटी नहीं पास होगा तो एनआईटी, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारी तरबियत बहुत साइंटिफिक है। एक जुलाहे की, एक मंसूरी की, अब साइंटिफिक काम करते हैं ना, बाप दादा साइंटिफिक, और बड़ा डिसिप्लिन होते हैं आपके अब्बू कि भाई टाइम पे काम करना है। किसी को बोल दिया कि कपड़ा देंगे, ठीक है, इतने दिन में तैयार करके, तो वो देना पड़ता है। तो एक अनुशासन आ जाते हैं इनके लिए। ताना बाना, एक ताना इधर हो गया तो कपड़ा आपका खराब हो गया, गया बट्टा काट लेगा वो जो आपसे खरीदने वाला है। तो इससे क्या होता है कि जीवन में अनुशासन आ जाता है। तो अपने माँ बाप को, अशराफों को, गालिब को, और ये क्या जॉन एलिया को कोई कोट करता है तो आग मेरे बदन में लग जाती है कि नहीं, तो अपने माँ बाप को फॉलो करो जो इतने अनुशासित है अपने काम में। तो ये डिसिप्लिन आपको निश्चित रूप से सक्सेस देगी। मैं तभी नाकामयाब हुआ हूं जब मैंने डिसिप्लिन छोड़ा है। जब छोड़ा है मैं नाकामयाब हो गया। मैं प्रोबेशन पीरियड तक का एग्जाम जो बहुत आसान होता फेल हो गया, क्योंकि मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। तो सब कुछ मेहनत पे, वो मैं ही था। लोग जीनियस बोलते थे, ये जीनियस फेल हो गया। मैं कामयाबी नहीं, नाकामयाबी का भी बात बताना चाहिए। लेकिन जब मैंने दिया तो 10 के अंदर भी रैंक लाया। जब मैंने डिसिप्लिन काम किया तो जिसको बहुत कठिन एग्जाम, उसमें मैंने 10 के अंदर भी रैंक लाया हुआ है। मैंने एनटीएसी एग्जाम जो बहुत टफ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, वो भी पास कर गए फर्स्ट चांस में, और मुझे स्कॉलरशिप मिली ताउम्र जब तक मैं पढ़ाई किया। तो लेकिन इसका मेहनत और डिसिप्लिन, दो चीज याद रखिए। और आपका एक बहुत सौभाग्य है कि आप पसमानदा है। पसमानदा को हर मामले में बदकिस्मती का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहानियत के मामले में चूंकि साइंटिफिक काम आपके बाप दादा करते हैं, तो ये बड़ा, अब साइंस, अच्छा मैथ हमको ऐसे समझ में आ जाता है या कोई भी, तो लोग बोलते हैं कि इसके खून में है। कल ही मेरी
जो डॉटर है दुख्तर है उसको 100 में 100 आया मैथ में अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम में, तो लोग बोले कि खून में कुछ नहीं है। ये हमारी परंपरा सोशल मीम में है। हमारे पूर्वज बहुत अनुशासित रहे, अब मैथ भी बड़ा अनुशासन वाला चीज है, वहां मनमानी नहीं चलता है। इसलिए जितने अशराफ राइटर है, प्रेमचंद मैथ में फेल, मंटो मैथ में फेल, बशीर बदर मैथ में फेल। अब पता कर लीजिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मंटो मैथ में फेल था, प्रेमचंद मैथ में फेल थे, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है, कल्पना में जी रहे हैं, जो मन वो लिख रहे हैं। लेकिन मैथ अनुशासन सिखाता है, इसलिए मैथ जरूर पढ़िए। और निश्चित रूप से आपको कोई पूछे कि आपको क्यों सफलता मिली, आपका कौन गुरु है, तो मैथमेटिक्स, मैथ में मुझे बहुत रुचि था, तो ये मुझे मैथ ने मुझे सिखाया सफल होने। अच्छा फाकिर भाई, कहाँ से आपने आईआईटी की और 22 साल की उम्र में आप कैसे सिविल सर्वेंट बने, इसको थोड़ा सा इस पे भी बता दें जी। आईआईटी तो मुझे 2 जगह से करना पड़ गया, कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि मुझे एक आईआईटी से निकाल दिया गया। और वही तो, मैं बहुत जागरूक था अपने अधिकारों को, पसमानदा वगैरह को लेके। तो फाइनली मैंने आईआईटी धनबाद से अपनी डिग्री पूरी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। और वहाँ पे मुझे इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया बीटेक में, मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। लेकिन जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया इंजीनियरिंग सर्विसेज पास करके, तो वहाँ मैं टॉपर रहा हमेशा। और बहुत मुझे मेरिट, हर साल कैश अवार्ड, मेरिट, बहुत रेलवे लाइन बिछाने में मैं उस्ताद था। और कई जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैंने, उसमें मेरा कोई सानी नहीं, मेरा बहुत नाम वगैरह इस क्षेत्र में हो गया। मैं टॉपर था, वो कॉपियाँ रखी हुई हैं, जो ट्रेनिंग वगैरह का वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया बहुत कम उम्र में। तो मुझे बहुत कामयाबी मिली उस खित्ते में। हालांकि बीटेक में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, और उसकी वजह है वो पसमानदा होना। लेकिन मैकेनिकल का मुझे गियर वगैरह का बड़ा अच्छा नॉलेज हो गया, फिर कर्वेचर का बड़ा अच्छा नॉलेज हो गया। तो अपना जो पढ़ते हैं ढंग से पढ़िए। अभी भी इससे फायदा क्या हुआ कि अपने बेटे को बेटी को हम पढ़ा लेते हैं बीटेक, क्योंकि मैंने अपने जमाने में बहुत अच्छे से वो पढ़ाई की, चाहे कोई कुछ भी करे। तो ये चीज जो है, मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर ज्यादातर लोग बोलते कि नहीं उसके पीछे मत जाओ, भेड़िया दशा में इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा जमाना, निश्चित रूप से, लेकिन संभव हो तो सबसे अच्छा पसमानदा के लिए कैरियर यही बीटेक और इंजीनियर का, बहुत अच्छा करता है इसमें। मेरे ये अनुभव है, मेरे पास डाटा है इसका कि कितने इंजीनियर है क्या है जो मिलते हैं, तो बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत, इसको क्या बोलते हैं कि अगर मैं मेटाफोर में बोलूं तो फर्ज के तौर पे ना ले, लेकिन सुन्नत के तौर, कंपल्सरी नहीं लेकिन डिजायरेबल है अगर आप इंजीनियरिंग लेते हैं। जी। अच्छा, सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा बताया, फिर हमको क्वेश्चन करना था आपसे, जो बेसिकली कि जो एक्सपीरियंस शुरू करना चाह रहे थे वो कैसे सिविल कैलेंडर पेपर सर्विसेज के कैसे। बारे में जैसे हमसे कोई राय लेगा तो उसको बहुत मुफीद साबित नहीं होगा, क्योंकि हमारे जमाने में सिविल सर्विस का पैटर्न बिल्कुल अलग था। 2 ऑप्शनल लेने होते थे, लेकिन सिविल सर्विसेज एज ए एस्पिरेंट वो है, लेकिन सिविल सर्विसेज एज ए टीचर बहुत मुफीद है। क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, तो अभी पैटर्न काफी चेंज हो गया है। एक आदमी ने बड़ा व्यंग किया कि मोटिवेशन गुरु बनने से अच्छा है कि जो टीचर है सिविल सर्विसेज के न्यू पैटर्न के बारे में बताएं। तो ये बहुत मुझे बात अच्छी लगी कि हमें ये सब मोटिवेशन फालतू चीज, वो जो 22 साल का लड़का होता है बहुत मोटिवेटेड और ज्ञानी होता है, उसके लिए उसको वो इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जो नया पैटर्न के बारे में हम बनाना चाहेंगे ताकि ये फायदेमंद हो, आप मुग्ध हो के अपनी बड़ाई करें, ये किया वो किया, मैं उसका कायल नहीं हूँ। हम दो सना का एक ही मतलब जो है अल्लाह के लिए सारी हम दो सना, आदमी को बहुत ज्यादा इसके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपके काम की बात करूंगा, वो ये कि अभी जो पैटर्न है उसमें एक ही ऑप्शनल लेना होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 2 ऑप्शनल दिक्कत की बात थी, तो ऑप्शनल का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिए। कुछ लोग उर्दू ले लेते हैं, लेकिन उर्दू में शॉर्ट स्टडी को अफसाना बोलते हैं कि दस्तान बोलते हैं, मुझे नहीं बता पाए, मेरा अनुभव है। और उनके पढ़ाने वाले टीचर भी, जो सबसे टॉप मोस्ट के टीचर, बिल्कुल सही नहीं पढ़ा रहे, न मीर के बारे में सही पढ़ा रहे हैं, न गालिब के बारे में सही पढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने देखा उनका सिलेबस नोट्स वगैरह देखा, तो बहुत सावधान रहें कि सिर्फ किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो न ले लें। ये भी देखें कि उसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि उस
जैसे उर्दू में स्टडी मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। मैंने उर्दू पढ़ाने का फैसला इसलिए किया कि वो उसमें मटेरियल ही नहीं। और आप क्या होते हैं, जो लोग धनी मानी घरों से हैं, एलिट हैं, उसकी नकल करते हैं। शाह फैजल जो कश्मीर के हैं, उर्दू लेके टॉप कर गए, जबकि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। तो उन्हीं की से प्रभावित होकर लोगों ने रैंक 1 है, हम भी उर्दू ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मेंढकी घोड़े को देख के नाल ठुका है तो तेज नहीं दौड़ेगी, मर जाएगी। तो आप अपनी परिस्थिति देखें कि उर्दू में आपकी तरबियत कैसी है। तो कोई भी सबसे अव्वल चीज है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव अच्छा। दूसरा जो दिक्कत पेश आता है सिविल सर्विस में आजकल, सीसेट का, कि अगर शुरू से ही आपने आर्ट्स पढ़ा है तो सीसेट में रीजनिंग और मैथ आ जाता है, जिसमें बड़ी दिक्कत पेश आ जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि इंटर तक साइंस जरूर लें, नहीं भी लें तो अलग से मैथ पढ़ ले, मैथ का दामन ना छोड़े। कम से कम मैट्रिक तक का तो मैथ पूरा कमांड रखें, खासकर यूक्लिडियन ज्योमेट्री का और अलजबरा का। अलजबरा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर एक कमांड जरूर होना चाहिए। और कोई बच्चा, वो बहुत कठिन नहीं है, कोई भी जो इंसान का दिमाग रखता है, बंदर का दिमाग नहीं होना चाहिए। बस शर्त यही है कि अच्छा अच्छा इंसान की फाकिर है भाई, तो आप मैं वो मैट्रिक तक का मैथ कमांड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जी किताबों से आप मैट्रिक का मैथ पे कमांड कर लें तो सीसेट क्लियर हो जाएगा आपका। और जब सीसेट क्लियर हो जाएगा तो आर्ट्स वालों को एक सुविधा है कि साइंस के बनिस्पत आर्ट्स का ऑप्शनल पेपर क्लियर करना मार्क्स आना चाहिए, उनके लिए जी कठिन पीटी क्लियर आ, करना हो जाता है। मेरी एक छात्रा थी नताशा गोयल, उसका मैं एग्जांपल दूंगा। वो 4 बार पीटी नहीं क्लियर कर पाई, और जबकि उसका जो मेंस वगैरह बहुत अच्छा था। तो वो सीसेट की अच्छी तैयारी की कि इस बार पीटी निकाल देना, मेंस निकले चाहे नहीं। जब पीटी उसका निकल गया 5वीं बार में, तो पूरा वो टॉप ही कर गई, 175 रैंक आया और उसको इंडियन पुलिस सर्विस मिली। तो आप समझ सकते हैं कि जो, या दूसरा एग्जाम्पल टीना डाबी का है, उनका टीना डाबी जी का रैंक 1 था, लेकिन उनको पीटी पास करने के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी के में पास हो सकी, जनरल कैटेगरी का कटअप नहीं ला पाई, रिजर्व कैटेगरी से कटअप से उनको पीटी। इसलिए ये विवाद भी हुआ था कि उनको रिजर्व कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि पीटी उन्होंने रिजर्व का जो कटअप थोड़ा कम होता है उससे पास किया था। तो आप समझ सकते हैं कि रैंक 1 जो मेंस में ला रहा है वो भी पीटी में उसको दिक्कत हो रही है कि उसको अपने उससे। तो ये पीटी का जो आर्ट्स के कैंडिडेट है, पीटी का खास ध्यान रखें, साइंस वालों का निकल जाता है, और साइंस वाले मेंस का ज्यादा ध्यान रखें। ये एक बारीक मसला था जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल। जी जी फाकिर भाई, जैसे आप बताया, मैं जैसे पीटी का आपने बताया, सबसे ज्यादा टफ जो है कंपटीशन जो है देखा जाए, क्योंकि सबसे छटनी वही होती है, पीटी में होती है। बहुत जी जी ज्यादा लोग बैठते हैं, 5-6 लाख लोग बैठते हैं, और बहुत कम लोग, मतलब 10% से भी मतलब कम लोग चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब 10,000 करीब चुने जाते हैं, सॉरी 10%। तो 16,000 करीब, जहाँ तक मुझे आता है 16,000 करीब चुने जाते हैं। तो ये पीटी वाला, जैसे हमने बताया कि इसके लिए एनसीईआरटी पढ़े बेहतर होगा। करंट अफेयर पे पकड़ भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अब जो पीटी के क्वेश्चन भी आते हैं वो करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके लिए द हिंदू मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन है। द हिंदू एक अच्छा पेपर है जो इसको कवर करता है, और जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं वो इसको पसंद करते हैं। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के हैं वो द हिंदू का क्या बदल करें, मुझे भी नहीं समझ आता इसका कोई बदल इस तरीके से हो पाए। एक विकास सर की मैगजीन आती है दृष्टि आईएएस, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगी अगर देखा जाए तो। बाकी तो मैं तो अब हूँ नहीं कंपटीशन में, तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हिंदी का है। थोड़ा बहुत जो है जनसत्ता उसकी भरपाई करती है, आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं। उसका थोड़ा मानक या स्टैंडर्ड न्यूज होता है, और कुछ ना मिले, बोलते हैं ना कि जहाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं जनसत्ता। अखबार के तौर पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह बेकार है, उसका जो हिंदी वर्जन आता है नवभारत टाइम्स वगैरह, आप वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है जी। तो इस मामले में और अच्छा, ये मैं एक किसी एक चीज कोचिंग बता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको उदाहरण सहित बता देता हूँ कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ये कंटेंट राइटिंग का जो काम करता है कोचिंग संस्थानों में, कोई किसी कोचिंग विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो है बहुत कम वेतन उसको मिलता है, 30,000 35,000। तो 35,000 जिसको मिलेगा उसको क्वालिटी क्या होगा बताइए। तो बहुत अच्छे लोग उसके जो नोट्स के राइटर बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया टीचर उसको नहीं लिखते हैं, इसलिए बहुत सब स्टैंडर्ड होता है।
ठीक है। और इन्हीं कारणों से मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक ऐसे लिखने के लिए आया, वो ऐसे ये था कि ए पर्सन कैन नॉट स्टेप ट्विस इनटू ए रिवर। एक दार्शनिक कथन है हेराक्लाइटस का, इसका चर्चा भी हो चुका, सूफी वर्ल्ड में चर्चा हुआ था हेराक्लाइटस का, हम लोगों ने जो एक चर्चा की इंसान थी। 2 बार नहीं नहा हाँ, सकता एक नई नदी नदी में। में नहा सकता है। उसके कहने का मतलब था कि परिवर्तनवाद की कोई रियलिटी लगातार परिवर्तन, इसका यही मायने होता है। तो जी इस पे जो कंटेंट है, दृष्टि वालों ने जो ऐसे लिखा वो बिल्कुल गलत। पहले तो यही गलत कोट कर दिया कि ये कथन महात्मा बुद्ध का है, जबकि ये कथन किसका है। तो आप शुरुआत में ही गलत लिख देंगे तो आपको क्या मार पाएगा। इस दृष्टि के वेबसाइट पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस एक मिसाल मैंने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात मिसाल से समझाओ, तो बस मैंने मिसाल दिया। मैं उनके पद्धति को और पेडागोजी को जी फॉलो करता हूँ। कोई पूछता है आप किसके पेडागोजी को, मैं मोहम्मद साहब के पेडागोजी को फॉलो करता हूँ, मिसाल देके समझाता हूँ। तो एक मिसाल दिया कि देखिए कैसे गलत वहां कंटेंट डाला हुआ है। तो वो पढ़ने में कमजोर थे, पढ़ाने लगे, कमजोरों की संख्या बढ़ाने लगे वाला माहौल बना है। तो किसी भी कोचिंग का आप सामग्री से न पढ़ें, ये मेरी सलाह। अब बहुत जी गंभीर होके ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप जी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन वो ना पढ़े। एनसीईआरटी की किताबें अच्छी हैं, क्योंकि काहे को ब्याहे विदेश एक गाना है, लोकगीत है। तो ये लोकगीत का लेखक आपको तमाम कोचिंग वाले, तमाम गूगल वाले क्या बताएंगे कि अमीर खुसरो है। एकमात्र इसका सही जवाब एनसीईआरटी की किताब बताएगी कि इसका लेखक अमीर खुसरो नहीं है, ये हरियाणवी लोकगीत जी है, हरियाणवी लोकगीत है। तो ये एनसीईआरटी की किताबें थोड़ी मानक है, मैं भी मानता हूँ। उससे आप पढ़ें, जीके वगैरह के लिए सबसे बेहतर। जी जी अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा स्पष्ट कर दूं कि जयप्रकाश फाकिर भाई किसी विशेष कोचिंग के खिलाफ बात नहीं हाँ कर नहीं रहे, नहीं, वो कोचिंग के बात कर रहे हैं, हाँ मतलब कि बिल्कुल। सभी कोचिंगों की बात कर रहे हैं। तो मैं कोई विशेष और कोचिंग वाले इस कोचिंग के का नहीं। खिलाफ मैं ही नहीं हूँ। एक कंपटीशन कंज्यूमर के सुरक्षा के लिए एक संस्था बनी है, जिसकी हेड थी निधि खरे मैडम, आईएएस ऑफिसर। उन्होंने 90% जो कोचिंग है उसको नोटिस मिला गड़बड़ करने के लिए, नोटिस और पेनाल्टी लगाई गई। जो दृष्टि कोचिंग, राव कोचिंग, प्लूटस कोचिंग, जो बड़े बड़े हैं। तो ये मैं नहीं, ये सबूत है, आप गूगल सर्च कर ले कि ये सारे कोचिंग, ये ओझा, वो इकरा कोचिंग ओझा सर का है, ये सब लोग मुबल्लिस पाए गए अनइथिकल प्रैक्टिस में, जबकि ये इथिक्स पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए। और इनको नोटिस मिला, तो तब तो हम बोल सकते हैं ना सरकारी नोटिस मिल रहा है कि भाई एक सबूत है हमारे पास इनके खिलाफ बोलने का। जी जी तमाम मैं कोचिंगों के खिलाफ, मैं मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ। तो ये गलत प्रैक्टिस में थे। और गलत प्रैक्टिस ये होता है कि ये एक मॉक इंटरव्यू स्कैम करते हैं, कि मॉक इंटरव्यू में बुलाते हैं। मॉक इंटरव्यू में कौन आता है? जो ऑलरेडी मेंस पास है, तो उसकी तो सफलता का चांस 1/3 है, तो उस पास करेंगे ही, और उसको क्लेम कर देंगे कि ये मेरा विद्यार्थी है, जो कि अच्छी बात है। आदमी को ईमानदार होने चाहिए। तो ये इस कारण से क्या है कि चूंकि ऑनेस्टी द बीच पॉलिसी में विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से आपको इंडिपेंडेंट अपनी तैयारी करनी चाहिए। और बहुत विपुल सामग्री उपलब्ध है आपको इंटरनेट पे, किताबों में। और जो हिंदी में थोड़ा कम है, उस अभाव को पूर्ति के लिए ये जो इस इंटरव्यू में तो संभव नहीं कितना तफसील से बता सके। मुख्तसर से मैं बता रहा हूँ कि पहला, एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें। दूसरा, हर चीज का, जैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशन एक पार्ट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सिलेबस का एक पार्ट है। उससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है मेंस में, और पीटी में भी आता है। तो उसको अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पढ़ना है, तो इग्नू का ई ज्ञान कोश से बढ़िया कोई ये नहीं। तो पूरा नहीं पढ़ना ई ज्ञान कोश, जो रेलिवेंट है उसको आप वहाँ ई ज्ञान कोश फ्री में उपलब्ध है, वहां जाइए और वो लिख दीजिए इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप देखिएगा उसके नोट्स आ जाएंगे। उस नोट्स में जो रेलिवेंट सिलेबस का आप कंट्रोल F मारिए, फाइन, वो आ जाएगा। उससे एक नोट्स बना लीजिए, उससे बेहतर और कुछ नहीं। मैंने ऐसे ही नोट्स पढ़ा है और मेरे विद्यार्थी सफल हुए। मुझे तो कोई ऐसा कॉमर्शियल काम नहीं करना है, मैं तो फ्री में पढ़ाता हूँ, मुझे न कोई बढ़ावा फरोग देना है, लेकिन मेरे विद्यार्थी सफल हुए। और मुझे बहुत फिर विश्वास हो गया कि इस तरह से नोट्स बनाना सबसे अच्छा है। ये आजमाया हुआ नुस्खा, ये नुस्खा जो मैंने आजमा के देखा, और तमाम हमारे जो शागिर्द हैं उसको इससे कामयाबी मिली। तो इसलिए ई ज्ञान कोश, एनसीईआरटी की किताबें। और अगर आप मुझसे मिलेंगे, और हमारे एक प्रोफेट
इंस्टीट्यूट है, द प्रोफेट इंस्टीट्यूट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। तो आप वहाँ आ सकते हैं। मैं पसमानदा बच्चों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मैं आपको तफसील से भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको हिंदी वाले खासकर या उर्दू मीडियम वाले को कहाँ सामग्री मिलेगी। उनको ये दिक्कत बहुत पेश आती है। अंग्रेजी में तो दुनिया भर का है। जैसे किंडर पर एक बच्चे को चाहिए था, कुछ लिखना था, है ही नहीं किंडर या ट्रांसजेंडर पर। तो ये समस्या है। इसका हल यही है कि उसका खोज कीजिए, है ना, उसका तू खोज कर। जिसको कबीर साहब बोलते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे। तो डरिए नहीं, आगे बढ़िए, खोजिए, तो कोई ना कोई हल निकल आता है। हिंदी माध्यम से भी रवि सिहाग जी हैं, 18वां रैंक उन्होंने लाया था। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं हो रहा। जी अच्छा फाकिर भाई, मैं पहले पहले तो ये बता दें द प्रोफेट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कहाँ से आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं बच्चे अगर ये आपसे मिलना प्रोफेट चाहें आना इंस्टीट्यूट कनॉट प्लेस, जो एकदम हार्ट है सिटी का, कोई दूर दराज इलाके में नहीं है। कनॉट प्लेस के मिडिल सर्किल में ये सुजान सिंह ब्लॉक में स्थित है। ये जो दरगाह फरीद साहब का जो दरगाह है, उसी से 10 कदम की दूरी पे, या एक मोती मस्जिद है जिसमें औरतें भी नमाज पढ़ सकते हैं, जिसका मैं जिक्र करता हूँ, तो उसी के जस्ट अपोजिट है जी। अच्छा अब मोती मैं मस्जिद। जी इसके अलावा मैं एक बात बताऊं, जो जैसे कि फाकिर भाई ने बता भी दिया कि जो इलाके हैं जीटीबी नगर मुखर्जी नगर वाला जो इलाका है वो हिंदी बेल्ट है। वो आईएएस पीसीएस की तैयारी की 50 तरह की कोचिंग वहाँ पर मौजूद है और इन कोचिंगों द्वारा छला जाता है। जैसा जैसा कि फाकिर भाई ने बोला कि बहुत मतलब लोग इसी वो पोस्टर देखते कि हमारे यहाँ से ये लड़का निकला है और भीड़ जाती है वहाँ पे। जबकि रिजल्ट जब आता है 1000 सीट पर पूरे मुखर्जी नगर में 2 लड़के भी नहीं होते, हिंदी माध्यम से बात कर रहा हूँ, जो क्वालिफाइड किए होते। बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जो भी अब वहां पे रहता है, अभी मैं वहां नहीं रहता, मैं 2012 में रहता था, 12-13 में, तो मुझे पता है वहां की सच्चाई कि वहां पे 2 लड़के भी नहीं होते थे रिजल्ट आने पर जो हिंदी माध्यम से होते। तो ये सच्चाई, इसको समझिए। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, तो इस सच्चाई को आगे लेके चलिएगा। और फाकी भाई ने कुछ बताया कि कहाँ से ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, तो कुछ ऐसे चैनल भी आ गए हैं जो द हिंदू पेपर को, उसी दिन के पेपर को वो हिंदी में समझाते हैं। वो कटिंग पूरी लगाते हैं एडिटोरियल की, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, और एक एक पैराग्राफ को उसको समझा देते हैं हिंदी में। तो मुझे लगता है कि जो जो बच्चे एकदम हिंदी माध्यम के हैं, तो इससे अच्छा उनको कुछ नहीं पड़ेगा। द हिंदू पेपर में रखिए अपने पास, उसको आधा घंटा दें, वो समझा रहा है, और ऐसे करते करते एक दिन वो खुद समझने लगेंगे। ऐसी बात नहीं कि उसी पे रिलाई करेंगे, उसी बसाखी से चलेंगे एक। लेकिन आपको 3 महीना 4 महीना 5 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि अब उसको उससे समझने की जरूरत नहीं, अब मुझे खुद आने लगा, मैं खुद समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने इतनी बात कर ली। अब कुछ कुछ और बातें थी, जैसे कि मटेरियल के बारे में बात हो गई है, सिलेबस के बारे में बात हो गई है, और हमने देखा कि उसके 3 राउंड में होता है। पहले प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की भी थोड़ी सी बात कर ले कि कई साथ को लगता है कि पहले इंटरव्यू की तैयारी हो जानी चाहिए, या पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए, पहले पीटी की तैयारी। इसको कैसे देखते हैं आप कैसे अपने इंस्टीट्यूट में तैयारी करवाते हैं फाकिर भाई? हम तीनों की तैयारी साथ साथ करवाते हैं, क्योंकि तीनों की तैयारी एक दूसरे से रिलेटेड है। और जहाँ तक का इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट को संघ लोक संयोग उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है, यानी इंटरव्यू नहीं, पर्सनालिटी का वो टेस्ट है, पीटी। तो वो जो आपको पर्सनालिटी, तो एक दिन में आपकी शख्सियत डेवलप नहीं होती है, उसमें तो टाइम लगता है। इसलिए उसकी तैयारी मतलब सबसे पहले जो एग्जाम जितना ही आपको बाद में होता है, उसकी तैयारी उतने पहले से करना चाहिए। यानी इंटरव्यू की तैयारी आप बचपन से ही शुरू कर दें तो अच्छा है, क्योंकि व्यक्तित्व तो विकसित होता है बचपन से। और मेंस की तैयारी उससे पहले कीजिए, और पीटी की तैयारी आप 6 महीना पहले भी कर सकते हैं तो पास हो। ये बात याद रखने की है। तो मेंस की तैयारी कम से कम 1 साल पहले शुरू करते हैं आप। इंटरव्यू की तैयारी तो बचपन से करें, जितना पहले करें, अर्लीस्ट दी बेटर, जितना पहले करें, क्योंकि उसमें व्यक्तित्व की बात होती है, उसमें हॉबी पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करें कि सिलेबस देख लें, पहली बात जो यूपीएससी से आती है। सेकंड, किसी सफल विद्यार्थी का जो मेंस पास कर चुका है, तो एक डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें 2 होता है, डैफ 1 डैफ 2। तो उसको जरूर पढ़ें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। डैफ में जो जो जानकारी मांगता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वो हॉबी के बारे में जानकारी मांगता है, आप कहाँ से हैं उसकी जानकारी मांगता है,
किस जिले से हैं उसकी जानकारी मांगता है। तो इंटरव्यू के लिए आपका व्यक्तित्व, जैसा कि अमर सेन बोलते हैं कि आप गरीब हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपके चाचा नाना गरीब है कि नहीं, आपके ये है कि नहीं, आपका शहर है कि नहीं, उसका इंडेक्स वो बनाता है अमर सेन। उसी तरह आदमी का व्यक्तित्व सिर्फ उससे नहीं है, उसमें उसका परिवार, उसका समाज, उसकी आइडेंटिटी, मुस्लिम होना, ये भारतीय होना, सब शामिल होता है। ये सब आपके व्यक्तित्व, शख्सियत के, आपके जात के, जिसको उर्दू में बोलते हैं, ये आपके जात के हिस्से हैं। और सब हिस्से पे आपको काम करना, उसको डेवलप करना है। एक एटिकेट, एक तहजीब याफ्ता, तहजीब पसंद एक इंसान के रूप में, फर्द के रूप में, एक तहजीब पसंद बशर के रूप में आपको वहां अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए टाइम लगता है। जैसे कहते हैं कि आती है उर्दू जवा आते आते, तो उसी तरह व्यक्तित्व बनते बनते बनता है आहिस्ते आहिस्ते। तो सबसे ज्यादा आप इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट पे फोकस, लेकिन वो कुछ बहुत मेहनत वाला मामला नहीं होता है, वो ध्यान और गौर फरमाने वाला मामला होता है कि आप जब बोले तो आपकी ये एक जो जुबान होती है, लैंग्वेज होती है, हिंदी हो अंग्रेजी हो जो भी हो, इसमें एक नफासत हासिल करना हमेशा फायदेमंद है। तो जब भी बोले तो गाली और स्लैंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आदत आपकी रह गई तो आप यूपीएससी में बोल देंगे, मार्क्स कट जाएगा। ज्यादातर लोग से यही गलती हो जाती है कि बोलने की आदत है, और ये अनकॉन्शियस लैंग्वेज का निर्माता होता है। तो ये सबसे पहले जुबान पे कंट्रोल कीजिए, यूपीएससी करना है तो। एक बहुत कैसे नपा तुला बोला जाता है इंटरव्यू में, नपा तुला बोलना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए शुरू कर दें। नपा तुला अंग्रेजी, और आपको ये आजादी होती है कि आप इंटरव्यू के लिए जो भी माध्यम चुन सकते हैं। आप हिंदी माध्यम भी चुन सकते हैं, अंग्रेजी भी, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वो चुन लें। हिंदी चुन लें, उर्दू चुन लें, और ये अंग्रेजी चुन लें, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है उर्दू नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी है। तो उसमें आप जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज चुन लें, और उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं तो उसको समझा जाता है एक लैंग्विस्टिक कैटेगरी कि आप दोनों में इनकम्पिटेंट है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो वैसा ना करें। वो जो इंटरव्यू बोर्ड इस पर गौर फरमाता है। तो एक लैंग्वेज में महारत होनी चाहिए। तो ये, और दूसरा ये एक, मैं एक सूत्र आपको बता दूं कि फिजी की राजधानी आ गई लिखने के लिए, या इंटरव्यू में पूछ दिया कि फिजी की राजधानी क्या बताइए, तो लोग क्या समझते हैं कि वो इंटरव्यू में राज्य राजधानी पूछा जाता है। नहीं, इसका मतलब है कि फिजी न्यूज में रहा होगा, फिजी में तख्ता पलट हुआ होगा, कुआ होगा, या कोई घटना हुई होगी, तभी पूछा गया। इससे ये जो लगा लेते हैं अर्थ में, यही गलत समझ है। ये कौन वाली समझ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह यांत्रिक तरीके से सोचता है कि कोई सेव गिर गया, एक एग्जांपल देते हैं, दोबारा गिराएंगे तो गिर जाएगा। तो एआई वाले इतना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कमजोर चीज है, इसलिए उसके खिलाफ नोम चॉम्स्की ने लिखा, लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वैसा ही दिमाग लोगों का होता जा रहा है कि प्रेडिक्ट करेगा कि अगली बार सेव क्यों गिरेगा। लेकिन ह्यूमन माइंड की विशेषता क्या है? ये प्रेडिक्ट कर पाना नहीं, एआई की तरह। ह्यूमन माइंड इसलिए सुपर है क्योंकि वो बताएगा कि ग्रेविटेशन होता है धरती में। ये बियॉन्ड जाके सोचना है, इम्प्रोबेबल को सोच लेना जो प्रोबेबल नहीं था। प्रेडिक्ट करने की सिर्फ क्षमता तो एआई में भी है। तो ये आपको क्षमता होनी चाहिए कि जो पूछा जा रहा है उससे निष्कर्ष निकालना। तो उसका निष्कर्ष ये नहीं कि फिजी, ये न्यूज में, इसलिए जो भी न्यूज में है, G20 हो गया, तो इस पर नजर रखिए। ये गाना है ना कि नाम अब्दुल है मेरा सबकी नजर, तो आपको नाम अब्दुल होना होगा, सब पे नजर, अब्दुल्ला की तरह सब पे नजर रखना है कि नाम अब्दुल में सब पे नजर रखना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट अहम घटना घट रही है, इस पे आपकी नजर होनी चाहिए कि भाई इसमें अमेरिका में क्या हो रहा है, ये फिलिस्तीन में कौन सी राजनीतिक घटना घट गई, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला, किसने साथ दे दिया, कौन एक ऐसा देश है जिसने एकदम मजबूती से बोला कि इसका विरोध करते हैं, वो साउथ अफ्रीका है। तो इससे प्रश्न आ सकता है कि जो भी यूनिक चीज है, जो अनूठी चीज है, जो खास है, उसके बारे में तमीज होनी चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए, खास और साधारण डे टू डे में फर्क करने का। तो लोग डे टू डे में फर्क दे, डे टू डे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो आम है। इतिहास में क्या लिखा जाता है? ये नहीं लिखा जाता है कि अकबर वो अपना गुसल खाने गया, कोई लड़ाई लड़ा, कोई इंपॉर्टेंट चीज का वो होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट में फर्क करने का, इम्तियाज करने का, तमीज करने का एक तौफीक होनी चाहिए। यही तो ये अगर होगा तो अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। जी फाकिर भाई, मैं 2 सवाल थे, थोड़ा मैं चाह रहा थोड़ा ब्रीफ में ही जवाब दे।
एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, और एक तो मॉक इंटरव्यू राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि राइटिंग स्किल तो पहले बता दें, फिर टाइम मैनेजमेंट बता दें आखिर में, फिर हम खत्म। ये बताएं कि कैसे बच्चे अपना मॉक इंटरव्यू दें, कैसे राइटिंग स्किल, क्योंकि सभी लिख नहीं पाते। लिखना भी एक कला है ना, कि कम शब्दों में, जैसे आपने मुझे बताया था कि आप लोगों को मिनिस्टरों को देनी होती फाइल, तो इतनी मोटी मोटी फाइल हाँ है और उसको एक पन्ने में समेटना है। यही यही हाँ, प्रैक्टिस समेटना आपसे बहुत। सिविल सर्विस में करवाई जा रही है। आपसे जो लिखवाया जाता है, आंसर लिखवाया जाता है, वो यही प्रैक्टिस है कि आप कैसे समेटेंगे बिल्कुल, पूरी बात। और इसका जी, काम तो आता है, इसलिए नहीं कि बेकार है, ये काम आता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल है तो बहुत अच्छे अफसर और बहुत लोग आपको लाइक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एक प्रमुख सचिव हैं मिश्रा, जो आप जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनकी बहुत तारीफ होती। क्यों? उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, इतने छोटे में उन्होंने पूरी बात समझा दी। तो छोटे में पूरी बात को रख देना बहुत बड़ी कला है, और इसके लिए यूपीएससी भी आपको बहुत मार्क्स देता है, और यूपीएससी पास करने के बाद भी आपको बहुत इसके लिए रिवार्ड और बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। तो ये वो जो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिविल सर्वेंट की लिखना, राइटिंग स्किल, इसको जरूर डेवलप करें राइटिंग। और दूसरी तो बात रह गई, जो कुछ आपने सजेशन तो पूछा करिए। नहीं नहीं, कि मैं मॉक बाकी तो इंटरव्यू। कुछ सजेशन दीजिए, कैसे इंप्रूव करें, मतलब जनता, मतलब ये जो हमारे छात्र हैं वो कैसे क्या करें कि वो अपने राइटिंग स्किल इंप्रूव हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाषा सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए देहात भेजा गया। क्यों? जो शहर की लैंग्वेज है वो पोल्यूटेड हो जाती थी। तो अभी जो सोशल मीडिया का पॉल्यूशन है उससे बचें। अगर अपने अपनी जुबान को साफ रखना है, भाषा को अच्छा रखना है, तो ये जो रिटन लिखी हुई किताबों को पढ़ने का, जो अब्दुल्ला इसमें माहिर हैं, पढ़ते रहते हैं, इनकी जुबान इसलिए अच्छी है। तो आपको भी ये आदत डेवलप करनी होगी कि जो आसानी से विजुअल मीडिया का जो आदत पड़ गया बच्चे की तरह, इससे आप मुक्त हो जाए, और किताबें पढ़ने की आदत, चाहे नॉवेल ही क्यों ना पढ़े। ठीक है, अगर आपको कोई, ऐसे तो वैचारिक अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है, कोई लेखों का संग्रह, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सरदर्द होने लगता है, तो एट लीस्ट उपन्यास जरूर पढ़े। और जो बढ़िया उपन्यास है, जैसे उम्बर्टो इको का उपन्यास, फूको पेंडुलम, ये सब पढ़िए, द नेम ऑफ रोज, जो अच्छे उपन्यास, उसको आप पढ़िए। तो उससे आपको एक तमीज, जो उर्दू में भी, हिंदी कहीं भी पढ़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबका लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एक ही है, सबका ग्रामर एक है। मैं नहीं, नोम चॉम्स्की ने, जो बहुत बड़े भाषाविद हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि सारे लैंग्वेज, अगर हिंदी सीखते हैं तो आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव होती है। नोम चॉम्स्की का कहना है, क्योंकि हर लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल ग्रामर सेम है, जनरेटिव ग्रामर जिसको कहा जाता है, सेम है। इसलिए किसी भी लैंग्वेज का आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपका भाषा एज ए होल डेवलप होगी। तो पढ़ने की आदत डालें, पहली मेरी सलाह है कि पढ़ने की आदत डालें, जो कि आदतें खत्म होती जा रही है आज के युग में, विजुअल मीडिया के वो विस्फोट के कारण। दूसरी, लिखे भी, कुछ लिखे, है ना, जो विचार आते हैं, कभी कभी आप उत्तेजित हो जाते हैं, कोई पढ़ते हैं, ज्यादातर हम लोग खुद से नहीं लिख पाते हैं, तो कुछ पढ़ेंगे तो अपनी उत्तेजना है कि गलत लिख रहा है राइटर, तो उसके खिलाफ जो मन में आता लिख दीजिए, जो भी पढ़ा, कागज पे उतार दीजिए उसको। मेरे साथ अक्सर होता, मैं लिख नहीं पाता, लेकिन किसी को पढ़ता हूँ तो इतना गुस्सा आता है कि इतना घटिया लिखा है मंटो ने, ये जॉन अलिया से तो बुरा कोई आदमी नहीं है। तो फिर मैं लिखता हूँ, फिर लिखने के बाद लगता है कि तुम भड़ास है, फिर उसको एडिट कीजिए। कोई भी जो बड़े लेखक हुआ करते थे, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे, 500 की किताब थी, 200 पेज की हो गई, 500 पेज की किताब। एडिटिंग की क्षमता डेवलप करना। सेकंड, कि उसको छांटना, खुद ही को अपने लिखे शब्दों से ऐसा मोह होता है कि हटाने का मन नहीं करता है। तो ये जो निर्ममता जब आएगी अपने ही शब्द, गलत शब्द को हटाने की, छोटा करने की, तो बहुत बड़ी सलाहियत आपने डेवलप हो जाएगी। ये दो स्टेज अगर पार कर गए, यानी राइटिंग स्किल हो गया, फिर एडिटिंग भी आ गया, अपने आप को छांटना, छोटा करना, प्रिसाइज एंड कॉन्साइज दोनों, कि मुख्तसर भी हो और प्लस क्या हो, मुख्तसर होने के पहले में बात ही छूट गई ऐसा नहीं हो, बात भी आ जाए, यानी प्रिसाइज भी हो, मुकम्मल हो और मुख्तसर, दोनों, मुकम्मल और मुख्तसर, ये दो लफ्ज याद रखिए, दो अल्फाज, मुकम्मल, मुख्तसर, दोनों। दोनों एक साथ साधना बड़ा कठिन है, रस्सी पे चलने की तरह है, लेकिन उसको साधना होगा। और जो तीसरा स्टेज है, एडिट भी करने आ गया, ठीक है, अब उसको पॉलिटिकली करेक्ट कर। यूपीएससी में जो मन में वो नहीं लिख सकते आप, उसको किसी दूसरे के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक, एक ब्यूरोक्रेट के
संतुलित होना चाहिए वो। उसमें आप राजनीतिक होने अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट को इम्पार्शियल निरपेक्ष होना होता है। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट को भी बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकल बात नहीं लिख सकता है। तो वो ओवरटोन जो पॉलिटिकल आ जाता है, फिर उसको कैसे पर्ज करना है, कैसे उसको छानना है, जैसे छन्नी से छानते हैं ना फिल्टर से, तो यू नीड टू पर्ज इट, तो उसको छान ले। तो ये 3 प्रक्रिया आप पूरा कर लें तो एकदम परफेक्ट वो जो कीमिया तैयार हो जाएगा, जो आंसर आपका है, और फिर आपको सफलता से कामयाबी से कोई जी। ये 3 एक चीज, जी बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। फाकिर भाई एक लास्ट क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसको इसको थोड़ा ब्रीफ में बता देते टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा है कि आजकल हम लोग देर से जगते हैं, तो ज्यादा टाइम उसी में नष्ट हो जाता है कि भाई दिन ही आपका 11 बजे से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है। दिन आपको फजर से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उससे टाइम बचता है। टाइम सेविंग देखिए कि जहाँ रात होता है 1 घंटा फ्रांस में घड़ी को पीछे कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं टाइम सेविंग, है ना। तो उसी तरह आपको टाइम सेविंग करना होगा। सबसे पहले तो समय बचाइए, ठीक है, समय को बचाइए, है ना। तो जैसे ऊर्जा ऊर्जा ना नष्ट होती है, नहीं बनती है, फिर भी ऊर्जा बचाना पड़ता है। तो उसी तरह टाइम भी नष्ट नहीं होता है, 24 ही घंटा है, फिर भी उसको बचाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उपयोगी ऊर्जा कम है, वहां ऊर्जा का अर्थ उपयोगी। तो इसी तरह उपयोगी, ज्यादातर हमारा समय थका हुआ समय रहता है, तो अपने 2 समय के बीच में फर्क करना सीखे। थका हुआ समय, जब आप थके हुए हैं, कहीं से काम करके आए, फॉर्म भरना था, विद्यालय चले गए, कोचिंग चले गए, तो थके हुए समय में नहीं पढ़िए, अपने दिमाग को आराम, ठीक है। थका हुआ समय 2 घंटा आपके आराम वाले 1 घंटे से कमजोर है। फ्रेश का 1 घंटा थके हुए 2 घंटे पे भारी है। और 15 मिनट आराम कर लेते हैं, यानी परमानेंट रेट ने आपने त्याग किया, आराम कर लिए, कोई उपयोग नहीं किया, लेकिन वो 15 मिनट आपको घंटे के क्वालिटी को बढ़ा देता है। आपका 1 घंटा 2 घंटे का हो गया उस 15 मिनट खर्च करने के कारण, है ना। तो फाकिर तो भाई इसलिए पढ़ना, आप क्या कीजिए जी कि हमेशा आराम का भी ध्यान रखिए। इस मैं नहीं बोलता, मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड थ्योरी है, इसको बोलते हैं बाट टब कर। इफिशियंसी बहुत ज्यादा थका देंगे उसमें भी नहीं होगी, आलसी होने में भी नहीं होगी। यहाँ पर भी वो भी पार्ट टब कर भी क्या बोलता है मैनेजमेंट का, मीडियम, मिडिल पार्ट की बात करता है। तो बहुत थके होने पर, यानी कि जब आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पढ़ना बंद करें, 15 मिनट जरूर आराम करें। तो आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का इस पहलू पे कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा कि आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार ना पढ़ें, क्योंकि आपका सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट को लगातार, जैसे एक ही पोस्टर में मैं बैठा हुआ तो दर्द करता, खड़े भी हैं, इसे बैठना कितना आराम का चीज है, लेकिन बैठे हुए भी तो खड़ा होने का मन करता है। तो कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो, लगातार पढ़ेंगे, आपका मन का भी सब्जेक्ट होता है पड़ जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट बदलते रहे, कार्ल मार्क्स भी यही करता था, इसलिए इतना पड़ गया वो। तो आप सब्जेक्ट बदल बदल के जो टाइम मैनेजमेंट के रूटीन बनाएंगे कि हमको ऐसे पढ़ना है, तो उसमें सब्जेक्ट बदलने का, जैसे पोस्चर बदलना जरूरी होता है अपने जिस्म के लिए, तो जेहन के लिए जरूरी होता है सब्जेक्ट बदलना, कि एक चीज पढ़ रहे हैं तो दूसरा कितने देर पढ़ना चाहिए फाकिर भाई? जी के पढ़ क्या, कितना देर पढ़ना चाहिए, मतलब एक तैयारी करने वालों को एक दिन में 24 अच्छा घंटे तैयारी कितना समय करने पढ़ना? वाले को कितना पढ़ना चाहिए, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या डिपेंड करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ये लोग होते हैं आपको डरा देते हैं, कुछ बहुत बदमाश लोग हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं 14 घंटा पढ़ता था, लगता है कि वो सोता ही नहीं था जिंदगी में पढ़ने के सिवा। ये सब गलत है, लोग झूठ बोलते हैं अपने इमेज बनाने के लिए बोलते हैं। 14 घंटा पढ़ना संभव नहीं है लगातार, ठीक है। 14 घंटा आदमी पढ़ता है, एग्जाम आ गया उसके 1 महीना पहले, सालों भर 14 घंटा आप नहीं पढ़ सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका लिवर खराब हो जाएगा। मेरा भाई था, उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, वो इसी टॉपर लोग का इंटरव्यू पढ़ के। तो ये सारा गुना टॉपर लोगों का बीत जाता है, बच्चों का वो खराब करने में। ये आप एवरेज जिसको बोलते हैं 6 से 7 घंटा पढ़िए, 6 से 7 घंटा। इतना भी पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल क्योंकि एग्जाम है तो आपको करना होगा। 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। 6 वो जो थोड़ा तेज है ना अपने एग्जाम में, 7 थोड़ा उनको मन नहीं लग रहा है उनके लिए। लेकिन एग्जाम अगर आ गया, मेंस की परीक्षा आपको 5 तारीख, तो 1 तारीख को तो आप 6-7 घंटा नहीं पढ़ेंगे खुद ब खुद आदमी, तो उस टाइम में आदमी 14 घंटा क्या 16 घंटा भी पढ़ लेता है,
पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, प्रेशर रहता है, ठीक है, तो आदमी खुद पढ़ता ही, वो तो सलाह देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके फेरा में नहीं आई अपना, ये जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। 6 से 7 घंटा काफी है पास होने के लिए। अगर मन लगा के आप 6 घंटा भी पढ़ते निश्चित पास होंगे। ये 16 घंटा सब अफवाह है। हाँ, एग्जाम के वक्त साधारण विद्यार्थी भी पढ़ लेता है, लेकिन वो भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है कि एग्जाम में आप ड्रॉसी हो गए, इतना पढ़ लिया, जगे ही नहीं, आराम ही नहीं किया, तो एग्जाम के पहले दिन जरूर आराम करना। हाँ, एक दिन पहले आराम कर लीजिए, उसके 10 दिन पहले आप पढ़ते हैं 16 घंटा, तो कोई बात नहीं, सिलेबस खत्म करने के लिए। तो एक मिकदार सेंस ऑफ, जैसे कोई आदमी सुंदर क्यों लगता है, तो पूरा सुंदरता, संगीत, सब अनुपातों का। पाइथागोरस बोला कि म्यूजिक इज नंबर, अनुपात का मामला है। सही अनुपात में आप मिला दिए सुर, तो वही संगीत हो गया। उसी तरह सही अनुपात में आप इस चीज को मिलाइए कि तैयारी के पहले थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, और उसके पहले, क्योंकि आप एक जो मैराथन का जो रनर होता है, धावक होता है, दौड़ने वाला, वैसा होना चाहिए आपको वो कि अपनी ऊर्जा बचा बचा के दौड़ता है। स्टेमिना भी खत्म न होना चाहिए और प्लस जल्दी भी, टाइम का भी। तो ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट करने के फिर में स्टेमिना खत्म कर ले। तो बाटअप कर, एक बैलेंस, जो इस्लाम जिसको दरमियाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, एक दरमियाना रुख अपनाइए कि स्टेमिना भी बनी रहे और साथ साथ टाइम भी ज्यादा न लग जाए। तो उसको मैंने कैलकुलेट किया, तो 6 से 7 घंटा है एवरेज पर बस जी, इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया फाकिर भाई। और जैसे फाकिर भाई ने बताया कि हमको टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ये जो रील्स की आदत होती है ना, आप घुमा घुमा के देख रहे, 2-2 घंटा निकल गया। तो इसके लिए मैं सजेशन है कि आप जो है ना, मोबाइल में कुछ ऐप आते हैं जो बताते हैं कि आप इस मोबाइल को कितनी देर तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन ऐपों को आप डाउनलोड कर लें, तो वो आपको रेगुलेट करने में आसानी हो जाएगी कि आप इस मोबाइल को कितनी देर तक चला रहे, कितने घंटे चला रहे हैं। तो वो एक सजेशन है मेरा। दूसरा, फाकिर भाई जो बता रहे थे कि 6 से 7 घंटा पढ़ने वाला, तो उसके साथ आप खुद को भी कुछ टारगेट दीजिए कि अगर मैं ये कर लिया तो फिर मैं पिक्चर देखने जाऊंगा या पिक्चर देखूंगा। तो खुद को इनाम देने की कोशिश करें कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए तो कोई आपको इनाम देगा नहीं। मान लीजिए कि आपने तय किया कि मैं अगर एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक की पूरी पढ़ दे रहा हूँ 2.5 महीने 3 महीने में, तो फिर जैसे पढ़ लूंगा, फिर एक दिन मैं अपने आप को दूंगा, घूमूंगा, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, मैं पिक्चर देखूंगा, जो भी आप करना चाहते हो, अपने आप को इनाम भी दीजिए। तो इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो ठीक है फाकिर भाई, बहुत से सवाल अभी आएंगे, अभी तो हम इसको रिकॉर्डेड कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल आएंगे तो फिर उन सवालों के जवाब के लिए हम आपको दोबारा याद करेंगे। उम्मीद है एक आप मिनट की मैं टाइम देंगे। सलाह देना जी चाहूंगा। जी सलाह जी मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डीन, उनके साथ हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला, उनसे बड़ी अच्छी बातें सीखने को मिली। तो वो डीन साहब की एक बात बड़ी अच्छी लिखी, उन्होंने अपनी पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। तो वहाँ अंग्रेजों के बारे में एक बात बताई कि अंग्रेज अगर अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है या दफ्तर में काम कर रहा है, कोई उसके पिताजी भी मिलने आ गए तो अपना काम करता है, इंटरटेन नहीं करता, लेकिन संडे को घूमने जरूर जाता। आप बोले तो मुझे बात याद है। ये बहुत अच्छी सलाह दी अब्दुल्ला भाई ने, लेलिन ने, कि आप सिस्टमेटिक रहें, आप टुकड़े टुकड़े में रील ना देखें। और रील नहीं देखने से ये रूढ़ीवाद कभी कभी काम आता है। जैसे मैं ज्यादा रील नहीं देखता, क्यों? मैं बहुत रूढ़ीवादी मुस्लिम हूँ, मुझे नंगापन देखना अच्छा नहीं लगता है ज्यादातर। अगर इससे अपने आप को कि नजर को महफूज रखना इस्लाम में, तो आप ज्यादा रील देख ही नहीं पाएंगे, ज्यादातर वैसे ही है। तो आप देखिएगा, रील देखने से बचने का सबसे अच्छा ही टाइम है कि आप मुसलमान बन जाए। ये मेरा वो तरीका है। और दूसरी कि अंग्रेज बने इस मामले में कि अंग्रेज अपना काम करता है, लेकिन संडे को जरूर घूमने जाए। तो एक दिन घूमने में पढ़ाई को बिल्कुल ना मिलाए। घूमने उसको भी प्योर रखें कि नहीं, अगर घूमने कोई पढ़ाई की बात कर रहा है तो उसको डांट के भगा दीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। मतलब जो कीजिए जिस टाइम वो फुल हो, एकदम मुकम्मल तौर पे हो, आधा अधूरा कुछ ना हो। अब पढ़ें तो पूरी तरह। अंग्रेज ऐसा करता है, तभी इन लोगों ने इतना इल्म हासिल कर लिया अंग्रेजों ने। तो इसमें अंग्रेज का अगर हम इंस्पायर होते तो गलत नहीं है इस मामले में, कि अंग्रेजों को मैंने सचमुच, दीनबंधु एंड्रिज थे, दिन रात उन्होंने काम किया। वो आयरलैंड के थे, उनका नाम आप जानते होंगे, जीके में आता है। तो वैसे आपको बनना है कि भाई कोई आ भी गया दोस्त से दोस्त, तो बड़ा लालच होता है, हम लोग अनौपचारिक नहीं, पूरा प्रोफेशनल होने के लिए हम पढ़ेंगे। उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक माफी मांग लेंगे, भाई हम पढ़, लेकिन उनको बोल दीजिए कि संडे को एंजॉय करेंगे आओ। तो एक सबका खाता बांट दीजिए, सिस्टमेटिक लाइफ, एक वही जो बोलते डिसिप्लिन। जैसे नमाज का एक डिसिप्लिन है कि जवाल में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसका टाइम है, वक्त है, औकात है, तरीका है, नियत है।
तो इस्लाम बड़ा जी जी डिसिप्लिन आदमी को बनाता है। इस्लाम के खिलाफ वही लोग हैं जिनको शराब पीना है, जैसे मंटो और ये साहिर लुधियानवी वगैरह। नहीं तो देखिएगा बड़ा इसमें हमको धार्मिक बोलने, कट्टरपंथी बोलने, लेकिन मैं अपनी कामयाबी का श्रेय उसी को देता हूँ। ये बड़ा डिसिप्लिन, मैं बहुत इनडिसिप्लिन रोमांटिक आदमी था, लेकिन इस्लाम ने मुझे डिसिप्लिन बनाया। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप संडे को एंजॉय करें पूरा। तो ये मैंने लेनिन के जीवन में देखा कि बहुत पढ़ाई करना, इतनी किताबें जब करता 3 नई किताबें मिलती हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि आदमी ये घूम अपनी फैमिली के साथ घूम रहा है, इतना तो मैं अपनी फैमिली को नहीं घुमा पाता। तो ये बहुत अच्छा दर्श जीवन है मेरे लिए अब्दुल्ला का, कि जी अंग्रेजों टाइप का ही है कि आप संडे को एक लेकिन रखें, या जुम्मे को रखें, जैसा आपका अकीदा है। मेरे लिए जुम्मा मैं को घूमता हूँ, जुम्मे को मैं पूरा छुट्टी के मूड में रहता हूँ। तो ये हर आदमी अपना तय कर ले, लेकिन बाकी दिन प्रोफेशनल रहे कि अपना काम पूरा कर। जी ठीक है सर। फाकिर भाई, फिर हम कोई और सवाल आएगा तो उन सवालों के जवाब देने के लिए हम जुड़ेंगे जी। आपसे। तो धन्यवाद। जय पसमारा। जय हिंद।